नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एपीसी एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है और कितने टाइप की मेमोरी होती है, बट उसमें हम जस्ट डिस्कस करेंगे अपनी प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि अनदर टाइप की मेमोरी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक प्राइमरी मेमोरी। सबसे पहले बात लेते हैं मेमोरी क्या होता है। तो मेमोरी वर्ड जब भी आपको कहीं मिलता है, इसका सीधा सा मीनिंग है स्टोरेज। ठीक है, कंप्यूटर का कितना स्टोरेज है, दैट्स योर मेमोरी। जब भी हम कंप्यूटर स्टोरेज की बात करते हैं, हम लोग यही देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर कितना स्पेस जो है उसमें है, हम कितना डेटा उसमें रख सकते हैं, दैट्स योर मेमोरी। तो मेमोरी यहाँ पे वेरियस टाइप की रहती है, क्योंकि जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं, हम मेमोरी को हमेशा ये देखते हैं कि जैसे हमारे कितने बाइट्स स्टोर करती है। मेनली हम इसमें देखते हैं कि कितने बिट्स हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी मेमोरी को मेजर करने का। तो कितने बिट्स और कितने बाइट्स में डेटा हमारा सेव होता है, जीबी, टीबी, एमबी, इस तरह से हमारा मेमोरी स्टोरेज आपका चलता है। ठीक है, तो मेमोरी कंप्यूटर की किस पर्पज से यूज़ होती है? वैसे तो इसके तीन मेन बेसिक जो फंक्शंस रहते हैं। तो किस किस को ये स्टोर करती है? तो सबसे पहले तो इसमें आएगा स्टोर इनपुटेड डेटा। इनपुटेड डेटा, इनपुटेड डेटा का मीनिंग क्या हुआ? सपोज मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 5 + 9 × 2 इक्वल टू कितना आएगा? ठीक है, इट इज़ एन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे मान लो ये इनपुट करना है, मेरे को कंप्यूटर में ये सॉल्व करवाना है, तो इनपुट करना है तो हम सबसे पहले 5 करेंगे ऐड, उसके बाद हम कोई ऑपरेटर प्रेस करेंगे, फिर हम 9 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई दबाएंगे, फिर 2 करेंगे, फिर एंटर करके रिजल्ट आएगा। ऐसा होगा, बट इनपुट हो गया। जैसे हमने जो जो टर्म में अपने इनपुट डिवाइस के थ्रू दी, जितना भी डेटा मेरे पास इनपुट हुआ वो, तो कंप्यूटर मेमोरी उसको भी स्टोर करेगी। सेकंड, इसमें क्या होगा, यहाँ पे जितने भी आपके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होंगे, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, उनको स्टोर करेगा। अब ये इंटरमीडिएट रिजल्ट का मीनिंग क्या हुआ? जैसे एक ये बड़ा एक्सप्रेशन आपने सॉल्व करना है, अब ये एक्सप्रेशन जो है वो हमें तो आंसर एकदम से आएगा कि हमारा कितना आंसर बनता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो आपका एक्सप्रेशन ये सॉल्व होना है, तो जब भी हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व हो गई, यहाँ पे तो हम रूल फॉलो करेंगे। जैसे हमारे मैथ में पूरे रूल्स को फॉलो करके ही पूरी कैलकुलेशंस होती हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लो हमने पहले मल्टीप्लिकेशन किया है, सपोज हमने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन किया, तो 9 × 2 को किया तो ये आया 18। आपका एक स्टेप में मल्टीप्लिकेशन होकर रिजल्ट आएगा दिस वन, 5 + 18। दिस इज योर इंटरमीडिएट रिजल्ट, नॉट योर फाइनल रिजल्ट, बट इट इज ओनली इंटरमीडिएट रिजल्ट। तो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट रिजल्ट आपका कंप्यूटर जो है वो सेव करेगा, मेमोरी में रहेगा। उसके बाद आपका आएगा इसमें फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट कि अब इन दोनों को ऐड करके आपके पास कितना आना है, तो वो रिजल्ट भी इसमें आपका सेव रहेगा। तो आपकी मेमोरी के मेनली 3 पार्ट्स हो गए। तो यहाँ पे आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो भी एक तो इनपुट जितनी आपने दी उसको स्टोर करेगा, इंटरमीडिएट स्टेप बाय स्टेप आपने प्रोसेसिंग करा, ये तो अंदर प्रोसेसर और जो आपके ALU CU वगैरह लगे हैं प्रोसेसर में या CPU में, उनका काम है कैलकुलेशन करवाना। तो वो लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाएंगे। ओके, तो फाइनल सब कुछ एग्जीक्यूट करने के बाद जो ये फाइनल रिजल्ट आया, तो ये सारे रिजल्ट इसमें मेमोरी में स्टोर होते हैं। और जब भी कंप्यूटर मेमोरी में बात होती है, कंप्यूटर में मेमोरी हमारी इस तरह से, मतलब हमें मतलब हम एक्चुअल में नहीं बता सकते कि कैसे डिवीज़न होता है, लेकिन मेमोरी जो है वो शेल्स की फॉर्म में डेटा को अपने पास रखता है। मीन्स मेमोरी में हमारे शेल होते हैं, हर शेल का अपना एड्रेसेस रहते हैं जिसमें आपके पास ये डेटा स्टोर होता है। तो जब भी हम मेमोरी पे बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ एक पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं जिनके बेस पे हम अपनी मेमोरी की स्पेसिफिकेशन देखते हैं। तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं आपके पास जो मेमोरी में आपके मेजर किए जाते हैं? तो सबसे पहला आपके पास पैरामीटर आता है असेस टाइम। ठीक है, सेकंड है आपके पास असेस मोड, एक है आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी, फोर्थ पैरामीटर आपके पास आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, एंड फिफ्थ पैरामीटर आपके पास आता है यहाँ पे परमानेंस
ऑफ स्टोरेज या मेमोरी। ठीक है, तो मेन बेसिक आपके पास ये 5 पैरामीटर्स रहते हैं जिनके बेस पे आप अपनी मेमोरी को जो है वो आगे जो है इसकी स्पेसिफिकेशन देते हैं। तो असेस टाइम, सबसे पहले असेस टाइम क्या रहता है? सबसे पहले बात करते हैं अपने स्टोरेज कैपेसिटी पे। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब साइज ऑफ योर मेमोरी, जो भी आपका मेमोरी डिवाइस है उसका कितना साइज है या वो कितना डेटा अपने पास स्टोर कर सकता है, दैट्स योर स्टोरेज कैपेसिटी। ये पैरामीटर आपको साइज बताएगा। सेकंड आता है आपका असेस टाइम। आप अपनी मेमोरी में जब भी डेटा डालते हैं और जब भी डेटा लेते हैं तो 2 मेन फंक्शन हमारी मेमोरी पे परफॉर्म होते हैं, रीड एंड राइट। तो राइट फंक्शन जब हम डेटा इनपुट करते हैं और रीड फंक्शन जब हम डेटा लेते हैं। ठीक है, तो असेस टाइम आपका कब यूज होगा? जब आप ये रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें कितना टाइम आपने लिया। ठीक है, तो टाइम किसके लिए आपने लिया? रीड करने के लिए। कोई भी इंस्ट्रक्शन आपने मेमोरी से फेच किया उसके लिए आपको कितना टाइम लगा, दैट्स योर असेस टाइम, टोटल टाइम यू हैव यूज्ड टू रीड अ फंक्शन, रीड डेटा फ्रॉम योर मेमोरी। ठीक है, असेस मोड आता है कि आपने अपनी मेमोरी में से डेटा को किस वे में, कौन सी फॉर्म में लिया है। तो यहाँ पे आपके पास 3 मोड आते हैं, सीक्वेंशियल मोड या सीक्वेंस मोड, एक होता है आपके पास डायरेक्ट मोड, एक होता है आपके पास रैंडम असेस। ठीक है, तो 2 मोड बेसिकली, सीक्वेंस असेस मोड और रैंडम असेस मोड। सीक्वेंस का मतलब होता है, ये हमारा यूज़ होता है जैसे हम बैच प्रोसेसिंग में काम करते हैं कि हर एक जो आपकी प्रोसेस होती है, जॉब होती है, वो एक सीक्वेंस में फॉलो होती है। सीक्वेंस में आपके पास मान लो 4 प्रोसेसेस अगर आपने अपने किसी भी प्रोसेसर में दी हुई है, मेमोरी में स्टोर है, आपको 4th प्रोसेस को असेस करना है। आपको 1, 2, 3 इन तीनों प्रोसेस को 1 बाय 1 पहले लेना पड़ेगा, फिर आप 4th प्रोसेस पे पहुंचेंगे। तो सीक्वेंस असेस आपकी जो सीक्वेंशली स्टोर करते हैं डेटा, जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, उन डिवाइसेस में आपकी ये यूज़ होती है। ठीक है, डायरेक्ट असेस आपकी आती है, यहाँ पे आप ये खुद से डिसाइड करते हैं कि मैंने कौन सा डेटा मेमोरी सेल में से उठाना है, मतलब हम अपनी मर्जी से कहीं से भी डेटा ले सकते हैं। रैंडम असेस है, रैंडम असेस में कोई ये फिक्स नहीं होता है कि डेटा आपका सीरीज में जाना है या डायरेक्ट ही उठाना है। रैंडम असेस में जो डिवाइसेस ऐसे जो रैंडम असेस को सपोर्ट करते हैं, जैसे आपका सीडी हो गया, ऑप्टिकल डिवाइसेस आपके, तो उनमें कोई भी डेटा आपको कहीं से भी शो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडमली आप किसी भी डेटा को देख सकते हैं और डायरेक्ट में हम अपनी मर्जी से किसी भी डेटा को असेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट पैरामीटर इज योर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब जब हम मेमोरी पे बात कर रहे हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या करेगा कि जो पर्टिकुलर डिवाइस आप अपनी मेमोरी में या आप अपने पास स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो किस टाइप का डिवाइस है, क्या क्या बताएगा आपको? टाइप ऑफ डिवाइस। उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके डिवाइस की, मतलब वो किस तरह का डिवाइस है, कैसे उसको बनाया है, दैट्स योर। तो यहाँ पे भी 4-5 कैटेगरीज आती हैं, मैकेनिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, या फिर आपने ऑप्टिकल डिवाइस यूज़ किया है। इस तरह से आपके कुछ एक डिवाइसेस यहाँ पे यूज़ होते हैं। परमानेंस ऑफ स्टोरेज, परमानेंस ऑफ स्टोरेज आपको बताता है कि जो डिवाइस आप अपनी मेमोरी के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो कितने टाइम तक आपके डेटा को रख सकता है। जैसे हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी आपका थोड़े टाइम के लिए डेटा रखता है, सेकेंडरी मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए आप डेटा रखते हैं। दैट्स योर परमानेंस ऑफ स्टोरेज, कि जो डेटा स्टोर हो रहा है उसका कितना गारंटी है कि कितने टाइम के लिए आपके पास रहेगा, दैट्स योर परमानेंस ऑफ स्टोरेज। तो ये थे कुछ एक आपके पैरामीटर्स। अब पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हमारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। सबसे पहले तो इन 3 फंक्शंस में से कोई एक पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से क्या मेमोरी परफॉर्म करती है। ये रीड राइट फंक्शन आपके मेमोरी पे परफॉर्म होते हैं, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक हमने बात करी कि जैसे जब भी मेमोरी में, जैसे स्टोरेज कैपेसिटी है, तो मेमोरी में जब भी डेटा स्टोर होता है वो या तो बिट्स की फॉर्म में होता है या फिर वर्ड्स की फॉर्म में होता है। तो हमेशा याद रखना है कि बिट्स, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट बिट है, बिट से वर्ड बनता है, निबल बनता है, बाइट बनता है, वैसे हमारा डेटा जो है वो शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे आपके मेमोरी यूनिट्स के बारे में पूछा जा सकता है कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, दैट्स योर बिट। उसके बाद इसमें से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा पैरामीटर के बेस पे आप अपनी मेमोरी को जो है वो स्पेसिफाई करते हैं या मेजर करते हैं।
तो ये 5 पैरामीटर्स आपने जो है याद करने हैं। अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं अपने टाइप्स ऑफ मेमोरी। 2 टाइप्स का मेन मेमोरी रहता है आपका, प्राइमरी और सेकेंडरी। बट आज के लेक्चर में हम जिस पे बात करेंगे दैट्स योर ओनली प्राइमरी मेमोरी, बिकॉज आज का हमारा पूरा लेक्चर ही प्राइमरी मेमोरी के बेस पे है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, उसके कौन कौन से टाइप हैं, अब हम आगे उन पे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने टाइप्स, मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी। बेसिकली मेमोरी के आपके 2 टाइप्स आते हैं, एक आता है आपके पास प्राइमरी और एक आती है आपके पास सेकेंडरी। देखिए प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे जस्ट दिस मेमोरी, इस मेमोरी पे ही आज हम बात करेंगे। इस मेमोरी पे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी होती क्या है आपकी, ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के ज़्यादा नज़दीक होती है या कंप्यूटर से जो डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है, दैट्स योर प्राइमरी मेमोरी। तो सबसे पहली बात तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो आपके कंप्यूटर के साथ कर रही है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है आपके सीपीयू के साथ, मींस डेटा आपका डायरेक्ट सीपीयू के पास जा रहा है, तो इसका मतलब फास्टर रहेगी आपकी, क्योंकि आपका टाइम कम कंज्यूम होगा। जितना ये आपका सीपीयू हो गया, ये आपकी मेमोरी हो गई, तो जितना सीपीयू और मेमोरी के बीच का डिस्टेंस कम रहेगा उतना ही डेटा जो है वो फास्ट स्पीड पे आपका फॉरवर्ड होना है। ठीक है, दूसरी बात कि जो प्राइमरी मेमोरी भी होती है उसमें भी आपके मतलब कई कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। तो 2 कैटेगरीज की बात होती है, रैम एंड रोम। ठीक है, ये दोनों प्राइमरी मेमोरी होती हैं, और भी आपकी बहुत सी मेमोरीज हैं जो प्राइमरी कैटेगरी में डाली गई होती हैं, लेकिन मेन हम रैम और रोम को सुनते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट इनके फुल नेम क्या रहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी दोनों प्राइमरी हैं, मेन मेमोरी काउंट होती हैं आपके जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है उसकी, और आपके सीपीयू के ज़्यादा नज़दीक रहती हैं। ठीक है, तो ये मेमोरी आपकी वोलेटाइल रहती है, अब इनका मीनिंग भी समझते हैं, और ये मेमोरी आपकी नॉन वोलेटाइल रहती है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये मेमोरी जो है वो मतलब नॉन वोलेटाइल है तो इट मीन्स नहीं कि ये सेकेंडरी में आता है। ठीक है, सेकेंडरी में नहीं आता है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जैसे जब भी हमारा काम करते करते कभी लाइट चला जाता है, देन हमारा डेटा भी जो है वो गायब हो जाता है, क्योंकि हमने उसको सेव नहीं किया होता है। क्योंकि जब तक हमारे करंट प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं, जो प्रोग्रामिंग हम कर रहे होते हैं, वो हमारी रैम में रिजाइड रहता है। ऐसे तो जो हमारा मेन रोल प्ले करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने में, दैट्स योर बायस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायस रहता है हमारा वैसे रोम में रिजाइड करता है। लेकिन जब हम अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं, बायस एक्टिवेट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है आपकी रैम में। अब जितने प्रोग्राम है वो रैम में ही आपके जो है वो रन होने हैं। बट रैम का एक बात है कि रैम आपकी छोटी होती है। ठीक है, एक तो जो रैम है वो ज़्यादा डेटा आपका स्टोर नहीं करती है, एक्सपेंसिव बहुत है, क्योंकि लिमिटेड स्टोरेज है, एक बार रैम फुल हो गया आपको एक्सचेंज करके दूसरा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे रैम होती है वोलेटाइल, इसमें परमानेंट आपका डेटा नहीं रहता है, लाइट चला जाए तो डेटा आपका लॉस हो जाता है। नॉन वोलेटाइल मीन्स कि लाइट चली जाए तो भी आपका डेटा प्रेजेंट रहेगा, लॉस नहीं होगा। ये नॉन वोलेटाइल आती है प्राइमरी कैटेगरी में। इसका मतलब ये नहीं कि ये डेटा को जो है वो सालों साल संभाल के रखेगी, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट डेटा जो हमारे प्रोग्रामर जो होते हैं प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो उस तरह के डेटा हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग किसी भी डेटा को रैंडमली, जैसे मान लो रैंडम का मीनिंग अब समझते हैं। जैसे हम लोग मान लो हमने प्रोग्राम किया या हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, हम परसों आके उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहे हैं। अब उस टाइम पे कंप्यूटर में पहले कोई और पर्सन काम करके गया, उसने कोई और प्रोग्राम खोला होगा, सीक्वेंस में वो कहीं और चला है, लेकिन हम अपना प्रोग्राम खोल रहे हैं, अपनी चॉइस का खोल रहे हैं, दैट्स योर रैंडम एक्सेस। हम अपनी चॉइस का प्रोग्राम खोल रहे हैं, हम कोई सा भी प्रोग्राम ओपन कर ले रहे हैं, दैट्स योर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैंडमली आप कहीं से भी डेटा ले लो। दिस इज ओनली रीड ओनली,
इससे डेटा सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें डेटा डाल नहीं सकते, आप इसमें राइट नहीं कर सकते। अगर आप इसको राइट करना चाहते हैं तो आपके इसको फर्दर टाइप डिस्कस करने पड़ेंगे। उन टाइप्स में आपको देखना पड़ेगा कि कैसे डेटा जो है वो रखा जाता है। तो नॉर्मल जो एंड यूज़र होता है ना, वो इसमें डेटा डायरेक्ट राइट नहीं करवा सकता है, ठीक है। वैसा करने के लिए आपको फिर इसमें जो भी इसकी टेक्निक है उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात करी कि प्राइमरी मेमोरी में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है आपका सीपीयू के साथ। डायरेक्ट कम्युनिकेशन होने के साथ ही फास्टर होता है, लेकिन इट इज़ एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू योर सेकेंडरी। इट इज़ एक्सपेंसिव क्योंकि कई मेमोरीज ऐसी होंगी जिनको बार बार रिफ्रेश करना है, कई मेमोरीज ऐसी होंगी जिनको बार बार रिफ्रेश करने का नीड नहीं होता है। तो ऐसी मेमोरी जो स्टैटिक रहे, दैट्स योर एक्सपेंसिव। और इनका साइज भी मतलब आपका लिमिटेड होता है, ठीक है। जैसे आज की डेट में आपकी जीबी में जो है रैम, जीबी में रैम आता है, टीबी में हार्ड डिस्क आ रही है। वैसे हमारी होता था कि कितनी रैम है आपके पास। आप अपने मोबाइल फ़ोन की बात कर लीजिए, आप पूछते हैं ना रैम और हार्ड डिस्क क्या है, या प्राइमरी मेमोरी कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है। तो कहीं बोलते हैं ना कि आपका जैसे 464 इतना स्टोरेज है, तो मीन्स प्राइमरी मेमोरी 4 GB है और जो आपका सेकेंडरी है वो 64 GB है, ठीक है। इसका मतलब कि जो प्राइमरी मेमोरीज होती है ना आपकी, वो जैसे आपने कंप्यूटर का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, कोई मेन एप्लीकेशंस डालने हैं, प्रोग्राम्स डालने हैं, उनको डालने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं आपकी, ठीक है। तो ये है आपकी प्राइमरी मेमोरी। अब हम बात कर लेते हैं अपने आगे फर्दर टाइप्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना टाइप रैम पे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपना मेमोरी रैम। तो रैम आपके पास आई रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखना है, इस मेमोरी को रीड राइट मेमोरी भी बोला जाता है। आर फॉर रीड, डब्ल्यू फॉर राइट, तो इसको रीड राइट मेमोरी बोला जाता है। क्यों? देखिए अब हमने बात करी कि जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हमारा प्रोग्राम रैम में चलता है, तो हम उसको राइट कर रहे हैं। लेकिन जब आप प्रोग्राम को देखते हैं, वो मान लो सेव होकर रोम में चला गया, अब आप उसको देखोगे तो भी तो रैम के थ्रू ही आपको मिलेगा, क्योंकि रैम सबसे नज़दीक है आपके सीपीयू के, वही आपको सीपीयू से जो है वो कम्युनिकेट करवा रही है। तो रैम आपकी रीड राइट मेमोरी, इसमें हम कोई भी डाटा रैंडमली कैसे भी कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें मतलब इंस्ट्रक्शंस ले तो रहे हो, एज वेल एज आप इंस्ट्रक्शंस में डाल भी सकते हैं। हाँ, इसमें ये सिर्फ टेम्पररी स्टोरेज के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, टेम्पररी स्टोरेज के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा बन गया कि वोलेटाइल इन नेचर, वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है। उसके बाद रैम के भी फर्दर कई टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रैम में 2 टाइप्स आते हैं आपके रैम के, टाइप्स ऑफ रैम। एक होता है आपके पास एस रैम और एक होती है आपके पास डी रैम। एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दिस वन इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दिस वन इज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, देखो नेम से क्लियर है, जिस मेमोरी को आप कभी रिफ्रेश नहीं कर रहे हैं, आपको देयर इज नो नीड टू रिफ्रेश इट अगेन एंड अगेन, दिस वन इज योर स्टैटिक रैम। और इस रैम में कोई कैपेसिटर, कोई ट्रांजिस्टर्स आपके यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि जो डायनामिक रैम है उसमें जो मेमोरी रहेगी वो डेटा स्टोर होगा आपका मेमोरी सेल्स में। तो ये जो डायनामिक रैम जो बनी होती है ना, मेमोरी सेल्स की हेल्प से बनी होती है। और इसमें जितने भी आपके शेल हैं, हर एक शेल जो है उसमें एक एक कैपेसिटर, एंड 1 ट्रांजिस्टर, इस तरह से इसमें ये कंज्यूम करता है। और डायनामिक रैम ऐसे रैम जिसको टाइम टू टाइम ये खुद को रिफ्रेश करती रहती है, तो जो रिफ्रेश नहीं करती है, ठीक है, वो आपकी फास्टर रहती है एज कंपेयर टू डी रैम। तो ये आपकी क्या है, थोड़ी सी फास्टर रहेगी और ये आपकी जो है वो
स्लोअर रहेगी। ठीक है, अब इसमें कोई रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ये बार बार रिफ्रेश कर ले रही है तो स्पेस बन जा रहा है सपोज, तो ये आपकी एक्सपेंसिव होती है। जो स्टैटिक रैम है दिस इज योर एक्सपेंसिव एंड ये आपकी नॉन एक्सपेंसिव। ठीक है, और स्टैटिक रैम एज कंपेयर टू डी रैम ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है आपके मदरबोर्ड पे, और डी रैम आपकी कम स्पेस ऑक्यूपाई करती है मदरबोर्ड पे। तो ये थे आपके टू टाइप्स, एस रैम एंड डी रैम, जो रैम के फर्दर पार्ट्स हैं। आई होप आपको रैम का कंसेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट्स योर रोम। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट मेमोरी का टाइप, दैट्स योर रोम। अभी हमने रैम पे बात करा, अब हम बात करेंगे रोम। सबसे पहला क्वेश्चन, दैट्स योर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रीड ओनली मेमोरी। अब नेम से क्लियर है, दैट्स योर रीड ओनली मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसको जस्ट रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, तो सिर्फ इसको वन टाइम पे राइट किया जाता है, वन टाइम पे रिटन होते हैं प्रोग्राम्स इसमें। ठीक है, प्रोग्राम्स एक बार में इसमें लिखे होते हैं, बट अनदर दूसरी बार में हम उन प्रोग्राम को रीराइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, रीराइटेबल नहीं है। ओनली इसमें से हम क्या कर सकते हैं, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हम किसी प्रोग्राम को जो उसमें पहले से फिक्स हो चुका है उसको हम एज इट इज पढ़ सकते हैं, पर उसमें अपनी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होता है, एक बार जो प्रोग्राम बन गया वो इरेज इसमें से नहीं होता है। तो फर्दर अब इसके बहुत से पार्ट्स या बहुत से टाइप्स भी आते हैं। तो रोम के भी कितने टाइप्स होते हैं? एक होता है आपके पास पी रोम, एक आपके पास होता है ईपी रोम, एंड एक आपके पास होता है डबल ईपी रोम। सबसे पहले तो इन सब का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, पूछा जाता है। पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल read only memory, and this one electrical erasable programmable read only memory। अब जो सिंपल पी रोम है उसका मतलब एक बार जो प्रोग्राम आपका लिख दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप इसमें एक बार जो प्रोग्राम बन गया आप जस्ट उनको यूज़ कर सकते हैं। ओनली एक बार प्रोग्राम बन गया है आप उसको एडिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं, जैसे हम अपने पास वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो वीडियो गेम्स खेलने के लिए जो भी हमारा डिवाइस होता है उसमें एक कोड वो पहले से फिक्स होता है और वही कोड उसमें वही गेम उसमें रन होती है। ऐसा तो नहीं होता हर बार जो है गेम के क्रिएचर चेंज हो जाते हो या हमारे पास जो है नए नए लेवल्स आते हो। जो लेवल उसमें पहले बने हैं ना सिर्फ वही लेवल्स आपके आएंगे। दूसरा, अगर हम कोई भी मेडिकल डिवाइस की बात करें, जैसे आपका मेडिकल डिवाइस इट मीन्स कि जैसे आपका थर्मामीटर होता है मेडिकल डिवाइस, तो प्रोग्राम फिट है कि वो टेम्परेचर देगा, दैट मीन्स उसका वो प्रोग्राम फिक्स है। आप उसमें से कुछ और चीज़ थोड़ी ले सकते हो, आप उसमें कैलकुलेशन थोड़ी करवा सकते हो। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब ये कि ऐसी रोम जिसमें प्रोग्राम बनाए हैं वो इरेजेबल हो सकते हैं, आप उनको इरेज कर सकते हैं एक बार बनाए हुए प्रोग्राम को, बट इरेज करने के लिए आप एक स्पेशल टेक्निक यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं आप? स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा वायलेट रेज, स्ट्रॉन्ग यूवी रेज, आप इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, यूवी रेज यूज़ करने की वजह से इसका सेकंड नेम आप ये भी देते हैं अल्ट्रा वायलेट ईपी रोम, इसको इस नेम से भी जाना जाता है। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी में अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये भी आपकी रीड राइटेबल हो सकती है, इसमें बने प्रोग्राम्स भी हम इरेज कर सकते हैं और नए प्रोग्राम भी राइट कर सकते हैं। इसमें देखो, इसमें जस्ट एक बार लिख दिया, जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, एक बार लिख दिया आप उसको जस्ट रीड कर सकते हैं, उसको आप इरेज नहीं कर सकते। लेकिन आगे जो ईपी रोम आया उसमें प्रोग्राम लिखे हैं, आप उनको इरेज कर सकते हैं, सिर्फ इतना सा कि आप इरेज कर सकते हैं। लेकिन जो डबल ईपी रोम है इसमें इरेज करते हो और राइट भी करते हो। तो इरेजेबल प्रोग्राम मेमोरी में किसकी हेल्प से आप इसको इरेज करते हैं? तो यहाँ पे अब हम सारा काम इलेक्ट्रिकली करेंगे,
ठीक है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता है और इलेक्ट्रिकली राइट होता है, इसमें दोनों काम इलेक्ट्रिकली होंगे, इरेज भी और राइट भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ योर रोम विच कंटेन बायस। ओके, तो ये आपकी सबसे फ्लेक्सिबल टाइप है आपके रोम का, मोस्ट फ्लेक्सिबल, और इसमें क्या चीज़ आपकी रहती है, दैट्स योर बायस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है वो फास्टेस्ट मेमोरी है या कौन सा सुइटेबल मेमोरी है, तो कई ऑप्शन से होती है, तो कई बार इसको हम फ्लैश डीवीडी टाइप मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रोम के बारे में डिस्कस किया, रोम क्या होता है। ठीक है, एक चीज़ सिंपल याद रखना है कि रीड ओनली मेमोरी मीन्स प्रोग्राम रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। हाँ, राइट करवाना है देन आपको या तो मतलब इलेक्ट्रिकली उसको रीड और राइट आप करवा सकते हैं, वो अगले टाइप में आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और प्राइमरी मेमोरी ही हैं, जैसे आपका कैश मेमोरी होता है, फ्लैश मेमोरी होती है, तो वो आपकी क्या होती हैं आपके पास, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ ऐसी मेमोरीज जो प्राइमरी मेमोरी को आपकी हेल्प करती हैं, तो सम मेमोरीज दैट हेल्प योर प्राइमरी मेमोरीज। ठीक है, मेमोरीज दैट हेल्प प्राइमरी मेमोरी। ओके, तो सबसे पहला नेम जो इस लिस्ट में आता है दैट्स योर कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है, बहुत से क्वेश्चन कैश से जो है वो आपके बनते हैं। तो कैश मेमोरी अब क्या होती है, कैश मेमोरी आपकी टेम्पररी मेमोरी जस्ट लाइक अ बफर स्टोरेज, तो इसको हम बफर स्टोरेज भी बोल सकते हैं। अब ये बफर स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास रजिस्टर्स होते हैं ना, कैश मेमोरी जो अंदर रजिस्टर लगे होते हैं, तो स्टोरेज के लिए आपका यूज़ होता है, 1 बिट स्टोरेज के लिए एक रजिस्टर आपका यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैश मेमोरी है आपकी, उसको हम बफर स्टोरेज बोलते हैं क्योंकि ये कम डेटा आपका स्टोर करवा पाती है। ठीक है, लिमिटेड डेटा स्टोर करेगी, साइज रहेगा 256 KB से 32 MB तक का। ठीक है, इतना साइज इसका रहता है। बाकी लेवल्स आगे कैश के बहुत होते हैं, तो उसमें इससे थोड़ा सा इंक्रीज भी हो सकता है आपके पास। लेकिन कैश मेमोरी एक तो वेरी फास्ट मेमोरी, फास्ट होता है, एक्सपेंसिव होती है, और जितना भी डेटा आपका इसमें रहता है दैट योर फॉर ओनली टेम्परेरी पर्पस। एक्चुअल में होता क्या, जैसे आपका CPU और आपके पास जो रैम लगी होती है, ठीक है, या मेन मेमोरी जिसको हम बोल सकते हैं, CPU और मेन मेमोरी, ये आपस में जो है वो डेटा कम्युनिकेशन करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट CPU को अप्रोच करेगा। बट CPU का स्पीड आपका बहुत हाई रहता है, CPU का प्रोसेसिंग स्पीड आपका बहुत हाई रहता है, और मेन मेमोरी का स्पीड आपका इतना हाई नहीं होता है एज कम्पेयर टू योर प्रोसेसर। तो मेन मेमोरी का स्पीड कम है CPU की स्पीड से। अगर मेन मेमोरी डेटा फॉरवर्ड करती है कम स्पीड पे, देन CPU मैक्सिमम टाइम आपका आइडल बैठता है और उसका जो है वो वर्किंग जितनी वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है वो वेस्ट होता है। ठीक है, मतलब ये वेस्ट बैठा रहेगा। लेकिन अगर CPU आपको फॉरवर्ड करेगा अपनी स्पीड पे, CPU अपनी स्पीड पे फॉरवर्ड करेगा, मेन मेमोरी उतनी स्पीड पे डेटा को ले नहीं पाएगी और वहाँ पे हमारे पास डेटा लॉस हो जाता है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे हम लोग मेन मेमोरी के पार्ट में से ही एक छोटा सा पार्ट यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं कैश मेमोरी। दिस इज योर मेन मेमोरी एंड दिस वन इज योर कैश। कैश मेमोरी CPU और मेन मेमोरी में कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्प करता है, इन दोनों के बीच में जो है वो तालमेल बिठाता है, ट्यूनिंग करवाता है, दैट्स योर कैश मेमोरी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके पास, क्योंकि अब ये मेमोरी जो है वो फास्टर है आपकी CPU की स्पीड के लेवल पे, मतलब इतनी स्पीड पे आपको फास्ट डेटा प्रोसेस करेगा, तो इसका स्पीड कैश मेमोरी आपका फास्टर होता है एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। ठीक है, तो इसका स्पीड आपका क्या रहेगा, बहुत फास्टर है आपका मेन मेमोरी से, जो CPU की स्पीड पे डेटा फॉरवर्ड करती है, और मेन मेमोरी को मेमोरी की स्पीड पे डेटा फॉरवर्ड करती है, क्योंकि इसके पास छोटा सा स्टोरेज मैकेनिज्म है, छोटी सी स्टोरेज है इसके पास, जिसमें ये डेटा को अपने पास स्टोर करके रख सकती है। आगे कैश मेमोरी के भी वेरियस लेवल्स होते हैं आपके, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब इस तरह से कैश के लेवल डिवाइड किए हुए होते हैं, क्योंकि लेवल 1 होता है आपका बिल्कुल फास्ट, जो रजिस्टर्स को यूज़ करता है स्टोरेज करने के लिए, तो यहाँ पे आप लोग रजिस्टर की हेल्प से डेटा स्टोर करते हैं।
लेवल 2 का साइज लेवल 1 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा, थोड़े बड़े प्रोग्राम्स के लिए। और सेम लेवल 3 जो है वो और भी बड़े प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, जैसे मेन मेमोरी, इसी को मेन मेमोरी के लेवल पे जो है वो डिस्कस करते हैं कि मेन मेमोरी ही आपकी लेवल 3 का कैश होता है, ठीक है। इस तरह से आपके पास थोड़ा सा कंसेप्ट कि कितना डेटा आपका स्टोर कर सकती है, दैट्स 256 से 32 MB तक का साइज में रहता है। और फास्टर है आपकी सभी मेमोरीज में फास्टर होता है CPU, सॉरी कैश मेमोरी, बट कैश मेमोरी से भी फास्टर आपके रहते हैं रजिस्टर, क्योंकि कैश मेमोरी का लेवल 1 है जो यूज़ कर रहा है रजिस्टर्स का, तो लेवल 1 मच फास्टर देन योर लेवल 2 और लेवल 3, ठीक है। लेवल 1 में रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं जो कि आपके जो पूरा कैश है उससे ज़्यादा फास्ट पे काम करता है। तो कई बार क्वेश्चन आ रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी, सबसे फास्टर आपके पास रजिस्टर रहता है, अगर ऑप्शन है देन इट वाज रजिस्टर, अगर रजिस्टर नहीं है देन सेकंड नंबर पे आती है आपकी कैश मेमोरी। उसके बाद कैश मेमोरी के बाद जो दूसरी मेमोरी इसमें आती है और फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। अब फ्लैश मेमोरी आपके पास क्या होती है, ऐसी मेमोरी जो सिलिकॉन की हेल्प से या सिलिकॉन की चिप आपने जो प्रिपेयर करी है ऐसी मेमोरी, तो ये मेमोरी आपकी क्या है, मतलब स्टोर करेगी डेटा को और टेम्पररी स्टोरेज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए इसमें डेटा रह सकता है और उसको आप जो है वो रीड राइट करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लैश मेमोरी में आप थोड़े से बड़े प्रोग्राम जो है वो स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी मेमोरी जैसे आपके डिजिटल कैमराज होते हैं, डिजिटल कैमरास वगैरह में जो मेमोरी आपकी यूज़ होती है उसको हम फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक और मेमोरी आती है दैट्स वर्चुअल मेमोरी। अब ये वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी कई बार ऐसे बहुत बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जो मेन मेमोरी का जो टोटल स्पेस है ना उसमें ऑक्यूपाई नहीं कर पाते हैं, उनको स्पेस चाहिए मेन मेमोरी से ज़्यादा, तब हम वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से जो है वो अज्यूम करते हैं कि कैसे कैसे हमारी मेमोरी जो है वो आगे पूरा प्रोग्राम को स्टोर करेगी या कैसे इसको एग्जीक्यूट करवाएगी, तो वो आती है आपकी वर्चुअल मेमोरी। तो ऐसे मेमोरी जो ऐसे प्रोग्राम्स को रन करने के लिए यूज़ होती हैं जो प्रोग्राम आपके प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी में जो है वो फिट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, जिनके लिए बड़ी मेमोरी आपको चाहिए एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी। तो ये थे आपके पास कुछ एक मेमोरीज जो आपको हेल्प करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कैश मेमोरी ही रहेगा, कैश मेमोरी से बहुत से क्वेश्चन आपके पुट होते हैं। बाकी फ्लैश मेमोरी ऐसी मेमोरी जिसको आप थोड़े टाइम के लिए स्टोरेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा में जो भी आपका होता है डेटा, जो भी आपकी छोटी सी मेमोरी आपकी फ़ोन वगैरह की रहती है वो आप फ्लैश मेमोरी में यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी मेमोरी जिसको जैसे डिवाइसेस बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज़ आप करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्राइमरी मेमोरी। अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के साथ। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।